नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है लिटरल रूल, और जो लिटरल रूल है ये आपके सब्जेक्ट का फर्स्ट रूल रहने वाला है, लिटरल रूल। और जैसा कि देख पा रहे हैं, लिटरल रूल इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रूल, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन और लिटरल कंस्ट्रक्शन, and most of the time it is also called plain rule of interpretation. And under this rule, court focus solely on the statutes language, यानी कि जो हमारा फोकस रहेगा जब इस रूल को यूज़ करेंगे तो वो जो कानून के अंदर जो भाषा यूज़ हुई है, लैंग्वेज यूज़ हुई है, उस पे रहेगा। और कोर्ट क्या करेंगे, दे विल अप्लाई द वर्ड एज दे आर रिटन, जैसे कि वो लिखी गए हैं, और साथ साथ में उसका ऑर्डिनरी और जो नेचुरल मीनिंग है वो हम उस वर्ड को देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि वर्ड्स ऑफ ए स्टैच्यूट, क्या वर्ड्स ऑफ ए स्टैच्यूट मस्ट प्रिमा फेसाई बी फर्स्ट अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस। ये तो हुई शब्दों की बात। किसी भी कानून के जो शब्द हैं वो सबसे पहले उनके नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में समझे जाने चाहिए। और जो फ्रेज और सेंटेंसेस हैं, फ्रेज और सेंटेंसेस, दे आर कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल सेंस, यानी कि जो उनका ग्रामेटिकल सेंस निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फ्रेज और सेंटेंसेस को समझेंगे, जबकि वर्ड्स को हम उनके नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में समझेंगे। वर्ड्स को किस में समझेंगे, नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस। और कह रहे हैं जब तक समझते रहेंगे जब तक उनकी इंटरप्रिटेशन से कोई एब्सर्डिटी ना निकले, या उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग ना हो, या जो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैच्यूट है, उस कानून का जो उद्देश्य है, वो कुछ और ना दिखा रहा हो। और ये सबसे पहले कहाँ पे हमें मिलता है, क्रॉफोर्ड वर्सेस स्पूनर का केस है 1846 का, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसके अलावा भारत सिंह वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर 1986 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। वहाँ पर भी ये बात बड़ा क्लियरली बताई गई है। इसके अलावा देखिए, एबले वर्सेस गेल में चीफ जस्टिस जेविस ने बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि लिटरल मीनिंग का अर्थ क्या होता है। वो कह रहे हैं कि इफ़ द प्रिसाइज वर्ड्स यूज्ड आर प्लेन अनएम्बिगुअस इन आवर जजमेंट, वी आर बाउंड टू कंस्ट्रू देम इन देयर ऑर्डिनरी सेंस। कह रहे हैं कि यदि वर्ड्स का मीनिंग प्लेन है, अनएम्बिगुअस है, तो हम हमारी जजमेंट में उन वर्ड्स को ऑर्डिनरी सेंस में इंटरप्रेट करने के लिए बाउंड हैं। नाउ यू सी द कोर्ट्स ऑपरेट ऑन द assumption। क्या assumption है, दैट द पार्लियामेंट इज़ अवेयर ऑफ इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। जब पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है तो उसको पता होता है कि वो किस लिए बना रही है। एंड द वर्ड्स यूज्ड इन स्टैच्यूट आर द क्लियरेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट, यानी कि जो उस कानून के जो शब्द हैं वो क्या हैं, वो क्लियरेस्ट इंडिकेटर हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट बनाते हुए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके दिमाग में जो सोच थी वो कैसे पता लगती है, उस कानून के शब्दों से पता लगती है। एंड बाय इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एंड प्लेन मीनिंग, the courts are effectively giving effect to the legislature's intended purpose, and that's why it is called the safest rule। safest rule क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कि कोई भी इंटरप्रिटेशन आप कर लो, उसका एक ही उद्देश्य है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और वो कैसे हम करते हैं, उनके कानून के शब्दों को देखकर, और जो उन शब्दों का नेचुरल और जो प्लेन मीनिंग है वो जब हम अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी करीब होते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इंटेंडेड पर्पस के, इसलिए इसको सेफेस्ट रूल कह रहे हैं।
अब देखिए केस लो लेते हैं। सबसे पहला जो केस लो है दैट इज़ मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इसमें 4 जजेस हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं एम पतंजलि शास्त्री, श्रीमान विजयन कुमार मुखर्जिया, श्रीमान सुधीर रंजन दास एंड श्रीमान गुलाम हसन जी। ये 4 जजेस ने जो फैसला दिया था वो मकबूल हुसैन का बड़ा इम्पोर्टेंट केस लो है। इसमें क्या था, जो आपका मकबूल हुसैन है इंडियन सिटीजन था, वो एयरपोर्ट पे आता है और वो क्या करता है, वो नहीं बताता कि वो गोल्ड कैरी कर रहा है। और गोल्ड कितना था, 107.2 तोला जो है वो गोल्ड था। और वो वायलेशन था किसका, जो एक नोटिफिकेशन थी 25 अगस्त 1948 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की थी, उसका क्लियर वायलेशन था गोल्ड को डिक्लेयर ना करना। अब क्या होता है कि जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनका जो कानून था सी कस्टम्स एक्ट 1878, उसका जो सेक्शन था 167 क्लोज 8 के तहत वो उस गोल्ड को कब्ज़ा कर लेते हैं, कॉन्फिकेस कर लेते हैं। और जो इस कब्ज़ा करने का जो ऑर्डर है वो इशू करते हैं दिसंबर 1949 को। साथ साथ में एक ऑप्शन देते हैं कि 12,000 का फ़ाइन दो और गोल्ड को छुड़ा लो, और वो 4 महीने के अंदर वो फ़ाइन देना था। और एक कॉपी इस ऑर्डर की 30 जनवरी 1950 को मकबूल हुसैन को भेज दी, पर कोई भी इस गोल्ड को क्लेम करने के लिए सामने नहीं आया। अब मार्च 22 1950 को क्या होता है कि जो CPM है, चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट, उनके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल होती है कि कौन कंप्लेंट फाइल करता है, सी कस्टम अथॉरिटीज़। जो कंप्लेंट फाइल होती है, और वो कंप्लेंट फाइल होती है किसके तहत, सेक्शन 8 के तहत, जो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के जो 25 अगस्त 1948 का नोटिफिकेशन है उसका क्लियर कट वायलेशन किया है मकबूल हुसैन ने। और जो अपीलेंट है मकबूल हुसैन, वो फिर क्या करता है, 12 जून 1950 को एक हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में अंडर आर्टिकल 228 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक पटिशन लगाता है। किस चीज़ की पटिशन लगाता है कि मेरे जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 का हनन हुआ है, जो जिसे हम कहते हैं डबल जियोपार्डी, पर्सन कांट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और इसके तहत वो डिमांड करता है कि क्योंकि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ पे डिस्कस होता है, तो मेरा केस जो है ये विड्रॉ करके CPM से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट लेके आया जाए और इसको डिसाइड किया जाए। और फिर क्या करते हैं कि वो रिक्वेस्ट करता है हाई कोर्ट से कि या तो इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, हाई कोर्ट खुद डिस्पोज ऑफ करे, या फिर जो ये लीगल क्वेश्चन को रिजोल्व करे और CPM को वापस भेजे ताकि वो फर्दर प्रोसीडिंग कर पाए। अब देखिए 26 जून 1950 को क्या होता है कि ये फिर वापस हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए आता है। और हियरिंग के लिए आता है 9 अगस्त 1950 को। और रूल तो इशू हो गया था 26 जून 1950 को, दोबारा हियरिंग पे आ रहा है 9 अगस्त 1950 को। श्रीमान बावडेकर और व्यास जी के सामने आता है और रूल वाज मेड एब्सोल्यूट। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि CPM के पास जो है जो भी मैटर है उसको विड्रॉ किया जाए और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 228 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसके सामने लेके आया जाए। तो हाई कोर्ट में ये केस आता है और 17 अक्टूबर 1950 को इसको सुना जाता है। और जो लर्नेड जजेस थे हाई कोर्ट के, श्रीमान चागला जी और गजेंद्र गडकर जी, उनका ओपिनियन ये था कि जो अपीलेंट है यानी कि जो मकबूल हुसैन, ये आर्टिकल 20 क्लोज 2 का बेनिफिट तभी ले सकता है जब ये डिसाइड हो कि क्या वो उस गोल्ड का ओनर था जिसको कब्ज़ा किया गया, और क्या कोई प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हुई है, क्योंकि अगर कोई प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हुई है तो ही आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अंदर वो कवर होगी। अब हाई कोर्ट ने डिटरमाइन किया, क्योंकि ये एक फैक्चुअल इशू है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वी विल सेंड द मैटर बैक टू CPM और वो एस्टेब्लिश करें कि अपेलेंट क्या ओनर ऑफ द गोल्ड था. ओनली देन द फाइंडिंग वाज टू बी रिटर्न. अब CPM ने एविडेंस को रिकॉर्ड किया 20 जनवरी 1950 को और इट वाज फाउंड दैट अपेलेंट वाज इंडीड द ओनर ऑफ द गोल्ड, वही उसका स्वामी है. और फिर फाइंडिंग वापस हाई कोर्ट को भेज दी. अब 12 फरवरी 1951 को चीफ जस्टिस छागला और जस्टिस गजेंद्र गरकर ने पिटीशन को सुना और CPM की फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया. हाई कोर्ट ने डिसमिस किया अपीलेंट की एप्लीकेशन को और डायरेक्ट कर दिया CPM को वापस भेज दिया. 1 नवंबर 1951 को अपीलेंट वाज ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट. अब शुरुआत होती है यहाँ पर. तो सबसे पहले देखिए जो टर्म ऑफेंस है इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब उस केस में आर्टिकल 367 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 अप्लाई होगा. और जब हम सेक्शन 3 क्लोज 37 देखते हैं वो ऑफेंस को डिफाइन करता है. ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ करंटली इन फोर्स एंड देयर इज़ नो डाउट that under both the section, that is section 167 clause 8 and section 23 of FARA, the appellant action were punishable and constituted an offense. अब जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 क्लोज 2 ये बात करता है जिसे हम कह रहे हैं ओट्रीफोइस कन्विक्ट और डबल जियोपार्डी जिसे हम कहते हैं. ये बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ था बैग वर्सेस माइल के केस में. जस्टिस चार्ल्स ने इसको एस्टेब्लिश किया. और जो इसमें एक मैगजिम है दैट इज़ नेमो बिस डेबिट पुनेरी पुनो उनो डिलिक्टो. इसका मतलब नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रिटन एज प्रो एडम काजा मीनिंग फॉर द सेम कोज. एंड देयर फॉर द प्ली ऑफ ओट्रीफोइस कन्विक्ट और ओट्रीफोइस एक्विट इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड और एक्विटेड. ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि हम ये मानते हैं कि शुड नॉट बी पनिश ट्वाइस. ये अगर एक ही स्टोरी के ऊपर या तो उसको कन्विक्ट कर दिया गया है या एक्विट कर दिया गया है तो दे शुड नॉट बी चार्ज अगेन फॉर द सेम ऑफेंस. नाउ इन दिस केस द जजेस दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट सी कस्टम अथॉरिटीज़, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, दे डू नॉट फंक्शन एज जुडिशियल ट्रिब्यूनल. पहली बात कोर्ट नहीं है. And moreover, the penalties, adjudication, confiscation, etc., these they do not qualify as a judgment or order of the court, and therefore the when the custom authorities उन्होंने कब्जा किया गोल्ड को और तो उस तरह का ये जो कब्जा करना जो था या पेनल्टी लगाना या एडजुडिकेशन जो था इट्स डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए प्रोसिक्यूशन ऑफ द अपीलेंट नॉट डिड द कॉन्फिकेशन ऑर्डर अमाउंट टू ए पनिशमेंट imposed by a court or tribunal. So keeping in view of that, the appellant cannot be considered to have been prosecuted and punished by reason of the proceedings before sea custom authorities, and moreover as a result the appeal fails and must be dismissed. Therefore, the petitioner prosecution under FARA is not barred and remains valid, and as it is distinct from the administrative proceedings under the Sea Custom Act. तो यहाँ पे जो बड़ा क्लियर हुआ कि जो सी कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं. सेकंड केस इज़ रनंजा सिंह वर्सेस बैजनाथ सिंह, 1954 का केस है. इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने अपीलेंट का जो इलेक्शन है वो इनवैलिडेट कर दिया अंडर सेक्शन 123 क्लोज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इस एक्ट को ज़रूर पढ़िए दोस्तों, ये पूरा इलेक्शन लॉ है, कवर करता है. और ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन वर दैट द अपीलेंट हैड हायर्ड मोर इंडिविजुअल देन लीगली अलाउड फॉर इलेक्शन पर्पजेज एंड देयर सैलरी exceeded the maximum permissible election
एक्सपेंडिचर, यानी कि उसने ज़रूर से ज़्यादा, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर दिया इलेक्शन में। अब इसके रिस्पॉन्स ने अपेलेंट ने आर्ग्यू किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं हु वर कंपेनिंग देम दे वर ऑलरेडी एम्प्लॉयड बाय हिज फादर, यानी कि उसके फादर के एम्प्लॉई थे, एंड दे वर रिसीविंग सैलरी फ्रॉम हिम एज पार्ट ऑफ देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो जो सैलरी ले रहे थे वो उनके फादर की जॉब करने की वजह से ले रहे थे, ना कि वो दे रहा था। एंड ही ऑल्सो कंटेंटेड दैट ही हैड नॉट पर्सनली पेड देम बियॉन्ड लीगल एक्सपेंडिचर लिमिट। नाउ द सुप्रीम कोर्ट, applying a literal interpretation of section 123 clause 7, ruled that law's wording was clear, and therefore these individuals, they were considered volunteers campaigning on behalf of the appellant rather than paid employees violating election expenditure rules। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर बताया कि वो उसके फादर के एम्प्लॉई थे और जो सैलरी थी उनके फादर दे रहे थे, वो भी जो उनका काम कर रहे थे, और जब वो कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तो दे वर ट्रीटेड एज वॉलंटियर्स। नेक्स्ट केस इज मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1962 का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर क्या था कि जो शुगर केन है, क्या वो ग्रीन वेजिटेबल्स में आता है, जो कि एंट्री 6 ऑफ शेड्यूल जो थी उसके अंदर है, और देयर फॉर वेदर इट इज़ exempted फ्रॉम सेल टैक्स अंडर बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947। अगर वो वेजिटेबल कंसिडर होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और वेजिटेबल नहीं कंसिडर होती है तो उस पर सेल टैक्स लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रूल किया कि जब हम टैक्सिंग स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वर्ड शुड बी गिवन देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, एंड इन दिस केस वेजिटेबल शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स कॉमन यूसेज रादर देन रिलाइंग ऑन डिक्शनरी डेफिनेशंस। तो अगर हम शुगर केन को देखते हैं तो शुगर केन को डिक्शनरी में बताया है ग्रास, जो कि इसका मतलब एक ऐसा मीनिंग निकल के आता है कि जो कि नहीं होना चाहिए। नाउ जब टिपिकली अगर वेजिटेबल का मतलब देखते हैं तो वेजिटेबल का मतलब हुआ, अगर कॉमन यूसेज की बात करें तो वेजिटेबल का मतलब दैट कैन बी ग्रोन इन किचन गार्डन एंड कंज्यूम्ड एज ए पार्ट ऑफ मील, यानी कि उनको खाने में खाया जाता है और किचन गार्डन में उगाया जाता है। और जब हम खाना खा रहे हैं तो जैसे कि लंच या डिनर में खाया जाता है, तो सिंस शुगर केन डज नॉट फिट दिस डिस्क्रिप्शन, इट डज नॉट क्वालिफाई एज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट केस इज रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 1965 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपिलेंट है दैट वाज कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पीनल कोड फॉर सेलिंग एन ऑब्सीन बुक टाइटल्ड एज लेडी चैटरलीज लवर। अब इस पे मूवी भी बनी है, बहुत सारे उपन्यास भी हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, एंड दैट वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ बिफोर सुप्रीम कोर्ट द अपिलेंट आर्ग्यूड दैट अंडर क्रिमिनल लॉ a conviction require proof of mens rea, that is guilty intent. Now since the prosecution failed to establish that appellant knowingly sold or possessed the book, यानी कि जो रंजीत जी उडेशी है वो जानबूझकर knowingly सेल कर रहा था इस लेडी चैटरलीज लवर को, या जानबूझ के उसकी पोजेशन में थी वो किताब, और ये जानते हुए कि इसका ऑब्सीन कंटेंट है। तो अपीलेंट ने आर्ग्यू किया कि ये दोनों ही चीज़ें लैकिंग है, ना तो उसको पता था कि इसके अंदर क्या है और ना वो जानबूझ के इसको सेल कर रहा था। और अपीलेंट ने फर्दर इसको कंटेंट किया क्योंकि ये वास्ट नंबर ऑफ बुक्स हैं बुक स्टॉल्स के अंदर और सबका अलग अलग कंटेंट है, देयरफॉर इट इज़ अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट ए बुक सेलर टू बी अवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एवरी बुक। Therefore, he should not be convicted in the absence of guilty mind. However, the Supreme Court ruled, ये बड़ा important है, knowledge of obscenity was not an essential requirement for conviction। और यहाँ पे जो हमारा focus है that is whoever sells, therefore Ranjit D. Udeshi was selling that book, and that means whether he knows or does not know, or whether he was aware of the content or not, it hardly matters. Simple literal meaning of the word sell is that
whoever sells, and he was selling, therefore he was convicted. And therefore the main element of the offense under section 292 of Indian Penal Code is quite plain and clear, and it is unambiguous, and the court must give natural meaning to the words used in this section, and on this count the contention of the appellant had no substance. Another important case is Senior Superintendent रेलवे मेल सर्विस कोचीन वर्सेस KV गोपीनाथ 1972 का केस है. Now the respondent was a temporary government servant and his services were terminated, but at the time of termination he was not paid his salary and allowances. He challenged his termination as violative of Rule 5 of Central Service Temporary Service Rules 1965, which provide for termination forthwith by payment, etc. The Supreme Court, deeming the termination illegal, says that Rule 5 clearly says that in case of temporary employee of the Government of India, salary and allowances must be paid at the time of termination. यानी कि जब आप टेम्प्रेरी एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो उसकी सैलरी और अलाउंसेस उसी समय दिए जाने चाहिए. और ये आर्गूमेंट करना कि टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट एज सून एज द ऑर्डर इज इशूड इवन इफ द पेमेंट्स आर मेड लेटर इज़ बेसलेस. यानी कि आप ये कहें कि आज लेटर इशू कर दिया हमने, तो आज से आपकी सर्विसेज ख़त्म हो गई, लेकिन हम आपका जो भी पैसा है वो बाद में देंगे, ये रूल 5 का वायलेशन है, क्योंकि जो प्लेन लैंग्वेज है वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है. और इसका मतलब हुआ जैसे आप उसको हटाएंगे सारे सैलरी और अलाउंसेस उसी समय देंगे. नेक्स्ट केस है उत्तर प्रदेश भूदान योजना समिति वर्सेस ब्राज किशोर 1988 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भूमिहीन किसान became widely recognized through भूदान यज्ञा movement और referring to agricultural laborers who rely on agriculture for their livelihood but do not own land or have land recorded in their name in the revenue records. यानी कि जो भूमिहीन किसान का एक मतलब निकल के आता है वो है कि जो खेतों में मज़दूर काम करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाय करते हैं, तो उससे वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं खेतों में काम करके, खेतों में मजदूरी करके, और उनके पास कोई लैंड नहीं है या उनके जो नाम खातों में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई लैंड नहीं चढ़ा हुआ है. और ये जो मूवमेंट थी, जो आपका भूदान जो यज्ञ था, बेसिकली ये एक एड्रेस किया गया था एक इशू को लैंडलेस जो थे अमोंग द वर्कर्स. हाउएवर जब ये उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञा एक्ट आया 1953 का, इसको ड्राफ्ट किया गया, तो लैंडलेस पर्सन यूज़ किया गया था इंस्टेड ऑफ भूमिहीन किसान. द कोर्ट क्लेरिफाइड दैट लीगल टर्म्स दे शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन द आउटडेटेड डिक्शनरी मीनिंग. देखिए बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो लीगल टर्म्स का है उनकी व्याख्या नहीं करनी डिक्शनरी देख के, और उनका जो एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ भूमिहीन किसान, इट रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट. और लिटल रूल को कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन इज दैट कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन. किस तरह की ऑब्लिगेशन? टू एक्सपाउंड द लॉ, कानून बताने के लिए बाध्य है, एज इट एग्जिस्ट्स, जैसा कि वो है, और लीव एनी अननेसेसरी चेंजेस और रेमेडीज टू द लेजिस्लेचर. यदि लगता है कि कोई इसमें सुधार होना चाहिए, आवश्यक सुधार होना चाहिए, या कोई इसमें कानून की कोई रेमेडी की आवश्यकता है, तो ये देखना लेजिस्लेचर का काम है. और कोई हार्श कंक्लूजन निकलता है उस कानून बताने में, तो वो लेजिस्लेचर को देखना चाहिए. और बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका कि कोर्ट शुड गिव ए टेक्निकल मीनिंग टू ए टेक्निकल वर्ड. तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह के लेक्चर्स को सुनने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. और यदि आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. थैंक यू वेरी मच.